मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा और गिल्लू जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, संस्मरण है वैसे, लेकिन एक कहानी की तरह मैंने उसे समझाने की आपको कोशिश की थी। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे की कहानी इसमें। तो आपने वहां तक कहानी सुनी थी कि जब उसका प्रिय खाद्य पदार्थ काजू नहीं मिलता था तो वो अन्य वस्तुओं को भी हाथ नहीं लगाता था, अर्थात उनको भी वो नहीं खाता था और अपने डलिए से वो नीचे फेंक देता था। उसी बीच कहानी आगे बढ़ती है और लेखिका एक मोटर दुर्घटना में घायल हो जाती हैं, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। अस्पताल में रुकने पर अब उनकी अनुपस्थिति में गिल्लू की बेचैनी देखने लायक होती थी। जब उन्हें नहीं देखता है तो वो बेचैन होने लगता है, परंतु जल्दी ही वो जब घर वापस आ जाती हैं तो ये देखने को मिलता है कि उसके डलिए में जितना भी खाद्य पदार्थ था, साथ में काजू भी था, किसी भी चीज को उसने हाथ नहीं लगाया। और लेखिका जब घर पर आती हैं तो वह उनके तकिए के पास सिरहाने पर बैठा रहता, अपने नन्हे नन्हे पंजों से, बहुत धीमे धीमे हाथों से वह उनके बालों को सहलाता। और जिस तरह से एक सेविका सेवा करती है ना, उनकी देखभाल करती है, वही स्पर्श गिल्लू के नन्हे नन्हे पंजों से भी महादेवी जी को महसूस होता था। उसका स्पर्श भी किसी सेविका के समान ही था। अत्यंत ही प्रेममय वो स्पर्श था जो लेखिका को अत्यंत ही अभिभूत करता था, उन्हें बड़ा ही सुखदायी लगता था। और इस तरह से वो उपचार के पश्चात अच्छी हो जाती हैं। पुनः मौसम बदलता है और गर्मियों में जब लेखिका के पास वो बैठता था तो उसे अत्यधिक गर्मी महसूस होती थी, तो लेखिका के पास रखे सुराही पर वो भी इधर उधर घूमता था। सुराही समझते हैं आप लोग? सुराही पहले लोग ठंडा पानी पीने के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, तो उस मिट्टी के बर्तन में जब हम पानी रखते हैं तो वो पानी शीतल हो जाता था, और जब हम उसको गर्मी के दिनों में पीते हैं तो बड़ा ही मन को अच्छा लगता है। वही मिट्टी का वो पात्र था जिसमें लेखिका पानी रखती थी ठंडे पानी पीने के लिए। फिर वो उन्हीं के समीप रहता था, लेखिका के ही समीप रहता था, और इस तरह से लेखिका के जीवन का वो अंग बन गया था। लेखिका अत्यंत ही प्रसन्नचित्त होकर उसके साथ रहती थी और वो भी बड़ा ही खुश रहता था लेखिका के आसपास रहने पर। वो जब कुछ लिखती पढ़ती थी, साहित्य के बारे में कुछ भी साहित्य सृजन करती थी, तो वो उनके पास ही उनके टेबल पर बैठा उन्हें अपनी छोटी छोटी चमकीली आंखों से निहारता रहता था। लेकिन ये मानते हैं ना कि अगर जीवन है तो मृत्यु भी है। एक दिन ऐसा आ गया कि उसके जीवन का भी अंत आ गया। वो दिन भर न खाया न पिया। रात में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और उसके जो पंजे थे वो ठंडे पड़ चुके थे। उसकी जो भीतर की गर्मी थी, शरीर के भीतर की गर्मी, वो धीरे धीरे कम हो गई थी
और इसी व्यथा में वो लेखिका की उंगलियों को पकड़कर वहीं बैठा रहा। लेखिका हीटर जलाती हैं और उसे गर्मी देने का प्रयास करती हैं, परंतु सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। और जैसे ही रात्रि बीतती है, सुबह की पहली किरण निकलती है, लेकिन गिलहरी के जीवन का अंत हो जाता है, गिल्लू के जीवन का अंत हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि गिलहरियों के जीवन की जो अवधि होती है 2 वर्षों तक ही बस चल पाती है, लेकिन उसके मरने के साथ ही लेखिका अत्यंत ही शोक में डूब जाती हैं। उन्हें अत्यंत ही कष्ट की अनुभूति होती है और वो अपने बगीचे में सोनजूही एक लता है जिसमें पुष्प भी निकलते हैं, उसी सोनजूही के लता के नीचे उसकी समाधि बना देती हैं, अर्थात उसको गाड़ दिया जाता है। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और सोनजूही की जब कली निकलती है तो उस कली को देखने से ही लेखिका को पुनः गिल्लू की याद आ जाती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक पशु भी प्रेम के महत्व को समझ सकता है, हमारे प्रेमवत व्यवहार को महसूस कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य है उसके पास असीम शक्ति है सोचने समझने की, अनुभव करने की, लेकिन हम पशु पक्षियों को भी अगर प्यार दुलार दें, प्रेम दें, स्नेह दें, तो वो भी हमें बदले में प्रेम स्नेह और प्यार दुलार देते हैं। ऐसा हमने इस गिल्लू पाठ से अनुभव किया, उससे महसूस किया कि लेखिका और गिल्लू का कितना आत्मीय संबंध बन गया था। तो मुझे आशा है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। इसे आप अपनी पुस्तक में पुनः एक बार पढ़ें। धन्यवाद।